भारत चीन के साथ मिलकर अमेरिका को खुल्लम खुल्ला धमकियां देने पर उतर आया है। इसराइली फजाइया की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में हमास और अंसारुल्लाह को बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। वजीर आजम की शहादत की बाकायदा तौर पर तस्दीक भी कर दी गई है। अमेरिकी अदालत का डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला आया है जो आप और हमारे लिए बहुत बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। हमने कयामत से पहले कयामत सुगरा देखी। डकी भाई के केस में बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आ चुकी है। पार्क व्यू सिटी दरियाए रावी की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ का आगाज़ करते हुए हम आपको शुरू में आगाह करते हैं कि इंडिया, अमेरिका, चाइना और रूस मिलकर एक मरतबा फिर कोई ऐसे महाज की तरफ जा रहे हैं, ऐसी कोई कश्मकश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जो कि अल्लाह ना करे कोई एक्टिव वार में या एक्टिव वो एक कन्फ्रंटेशन का बायस बन सकती है। ये खबर हम आपके सामने रखेंगे किस तरीके से अब जो मशरिक है वो डायरेक्ट मगरब को, मतलब कलेक्टिव वेस्ट को, अमेरिका और यूरोप को डायरेक्ट वो जवाब देने की पोजीशन पे आ चुका है। ये अहम तरीन डेवलपमेंट है, ये हम आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा हम जनाब सैलाब का रुख करेंगे। सैलाब जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में तबाहकारियाँ उसने मचाई हुई हैं, उसकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है वो रखेंगे। और पाकिस्तान में जो सैलाब की जो दास्तानें हैं, ख़ासकर जो क्लाउड बस्टिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसमें कुछ इंकशाफात हुए हैं, कुछ फैक्ट्स हैं वो अनकवर हुए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद जनाब हम कुछ और लोकल न्यूज़ जो हैं, हमारी जो ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही हैं उनकी तरफ हम रुख करेंगे। तो सबसे पहले हम जनाब इंटरनेशनल न्यूज़ का आगाज़ करते हैं। अमरीकी जो एक टैरिफ वार है जो पूरी दुनिया में जनाब अपनी मर्ज़ी की मनमानियाँ थोपने के मुताबिक जिसको कहा जा रहा है, जो कि हेजिमोनिक पॉलिसीज़ का हिस्सा है, कंटेनमेंट पॉलिसीज़, जो कि जो भी मुल्क आगे जाना चाहता है या फिर हम खुद कमज़ोर होना चाहते हैं तो हम दूसरों को भी हम जनाब रगड़ के रख देते हैं अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए। वही सिलसिला एक डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था। उस सिलसिले की कड़ी में हम एक खबर आपके सामने रखने लगे हैं जो कि मशरिक से है, चाइना और उससे है जनाब इंडिया से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारतीय अशिया पर 50% के सख्त महसूलात आयद किए जाने के बाद पहली बार बयान जारी किया गया है कि जिसमें भारतीय वजीर ने कहा कि भारत अमरीकी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। भारत, चीन, रूस मिलकर अमरीकी दबाव का मुकाबला करेंगे, चाहे उन्हें जिस हद तक भी जाना पड़े। ये जियो न्यूज़ ने यह खबर वो की है, नशर की है, हम उसको कवर कर रहे हैं। चाहे उन्हें जिस हद तक जाना पड़े, चीन, रूस और भारत मिलकर इसको जवाब देंगे। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये बड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। आने वाले वक्त में कोई एक्टिव, जिसको हम कोल्ड वार की बात हम करते थे, कोई एक्टिव वार का बायस ना बन जाए। जुम्मे को नई दिल्ली में एक तामीराती सनत के इवेंट में खिताब करते हुए पीयूष गोयल ने कहा है कि अगर कोई हमारे साथ आज़ादाना तिजारत का मुआहदा करना चाहता है तो भारत इसके लिए हमेशा तैयार है। लेकिन उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत ना तो कभी झुकेगा और ना ही कभी कमज़ोर नज़र आएगा, ना कभी झुकेगा ना कभी कमज़ोर नज़र आएगा। ये बहुत बड़ा स्टैंड है भारत की तरफ से। हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और नई मार्केटें हासिल करेंगे। अब उन्होंने कहा है कि हम जनाब आज़ादाना तिजारत की बात करते हैं। अगर कोई हमारे साथ चलना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं चलना चाहता तो हम उसके सामने नहीं झुकेंगे। उसका जो प्रेशर है या उसके जो टैक्टिक्स हैं, प्रेशर टैक्टिक्स हैं, कंट्रोल टैक्टिक्स हैं जो उसके आगे हम सरेंडर नहीं करेंगे, कैपिचुलेट नहीं करेंगे। 2024 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बरामदी मकाम था जिसकी बरामदात की मालियत $87 बिलियन थी। $87 बिलियन बहुत बड़ा एक वॉल्यूम है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि 50% ड्यूटी एक तिजारती पाबंदी के मुताबिक है और इससे छोटी फर्मों को नुकसान पहुंचने का इम्कान है। लोकल सनत, अब ये कुछ दिन पहले भी हमने एक व्लॉग किया था, उसमें हमने ये कहा था कि अमेरिका को जवाब देने के लिए एक नया प्लान, नया एक माशी इकनॉमिक प्लान सामने लाया गया है नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तरफ से। उसमें भी यही कहा गया था जो छोटी सनत है या जो किसान है या जो इंटरमीडिएट वो लेवल की जो सनत है उसको अपलिफ्ट किया जाएगा, जो कि जो मैक्रो लेवल की जो चेंजेस है, मैक्रो लेवल की जो स्टेबिलिटीज़ हैं उसको मेंटेन रखने का वो बायस बनेगी। आगे बढ़ते हैं हम जनाब। इसी खबर की एक और कड़ी है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो अपने एमरजेंसी के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में जनाब महसूलात ऐड किए हैं। टैक्स टैरिफ की सूरत में जो एक पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं, जिसको माशी पाबंदियां ही जिसको कहा जा रहा है, इनफैक्ट इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उसको अंदरूनी महाज पे एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा है डोनाल्ड ट्रंप को।
امریکہ کی ایک عدالت نے فیصلہ سنایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لگائے گئے بیشتر ٹیرف صدر کے طور پر ان کے ایمرجنسی اختیارات کے ناجائز استعمال کے مترادف ہیں. اب اندازہ لگائے ڈونلڈ ٹرمپ کو اندرونی محاذ پہ ایک بہت بڑے جناب دھچکے کا باعث یہ بہت بڑا دھچکا ہے ان کے لیے اور یہ آئینی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے. امریکی عدالت نے جمعے کے روز کہا کہ امریکہ کے ساتھ تجارت کرنے والے تقریباً ہر ملک پر عائد کیے جانے والے نام نہاد باہمی محصولات غیر قانونی طور پر عائد کیے جا رہے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے والے وقت میں کیا یہ جو ٹیرف لگائے گئے ہیں 50% ہے, 25% ہے, 19% جس طرح پاکستان پر عائد کیا گیا ہے, کیا یہ نال اینڈ وائڈ ہو جائیں گے؟ دیکھتے ہیں. اب یہ جو فیصلہ آیا ہے ابھی تو شروعات ہو چکی ہے. یہ فیصلہ مئی میں دیے گئے کورٹ آف انٹرنیشنل ٹریڈ کے اس فیصلے کی توثیق کرتا ہے جس میں ٹرمپ کا یہ موقف مسترد کر دیا گیا تھا کہ ان کے عالمی ٹیرف اقتصادی ایمرجنسی کے ایکٹ کے تحت قانونی ہے. اب یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو کہ امریکہ اس کو رن کرتا ہے, اس سے اوپر جو ایک ادارہ ہے جناب وہ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ, کورٹ آف انٹرنیشنل ٹریڈ, جو ان سب کو ریگولیٹ کرتا ہے, جو انٹرنیشنل وہ جو ایک ٹریڈ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کا ادارہ ہے. انہوں نے بھی سیم یہی انہوں نے بیان دیا تھا جو آج امریکی ایک آئینی عدالت نے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یہ وہ بیان دیا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ ان ممالک کے لیے تھوڑی ایک سمجھیں کہ سکون کا باعث بنے گی جو بہت زیادہ امریکی ٹیرف کی پابندیوں کا شکار ہوئے ہیں. اب جناب مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ کی طرف ہم رخ کرتے ہیں. مڈل ایسٹ میں ایک مرتبہ پھر اسرائیل کی جو لڑائیاں ہیں, اسرائیل کی جو بمباری ہے, وہ اسرائیل کی وہ جو آؤٹ ریچ ہے, جو اس کی جو ٹیکنالوجیکل آؤٹ ریچ ہے یا اس کی جو ڈیفینس جو آؤٹ ریچ ہے, وہ باقاعدہ طور پہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی. اس میں مزید ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں. اس میں جناب العربیہ نے اس خبر کو رپورٹ کیا ہے. العربیہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی ذرائع نے اتوار کو کہا ہے کہ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ اسرائیلی حملے میں مارے گئے ہیں. یہ بہت بڑا کریکٹر ہے ایران اس فلسطین حماس اور اسرائیل کی جنگ کے دوران. ابو عبیدہ بہت بڑا یہ نام آیا تھا, شروع میں نام آیا تھا, بعد میں خاموشی ہو گئی تھی کیونکہ یہ روپوش ہو گئے تھے. ذرائع کے مطابق اسرائیل نے ایک فلیٹ کو نشانہ بنایا جس میں ابو عبیدہ موجود تھے اور اس فضائی حملے میں اپارٹمنٹ میں موجود تمام افراد شہید ہو گئے. فلسطینی ذریعے نے مزید کہا کہ ابو عبیدہ کے اہل خانہ اور القسام قیادت نے لاش کی شناخت کے بعد ان کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے. یہ بہت بڑا دھچکا ہے القسام بریگیڈز کو, جو کہ حماس جس پہ بیس کرتا ہے, حماس جس کے ذریعے جناب اسرائیل کے خلاف وہ جناب اس پہ ہے, جنگ کے محاذ پر ہے. اور اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ 2 دن پہلے کی خبر ہے. 2 دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا اور آج اس کی تصدیق کی گئی ہے. یہ 2 دن پہلے کل کی خبر ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں. 2-3 دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا, کل کی یہ خبر ہے کہ اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ اس میں جو اسرائیل کی طرف سے جو کلیم کیا گیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا ہے. یہ الجزیرہ نے اس خبر کو جناب کوٹ کیا. الجزیرہ کے مطابق حوثی گروپ نے تصدیق کی ہے کہ جمعرات کو صنعا میں اسرائیلی فضائی حملے میں ان کے وزیر اعظم احمد الراوی ایٹمی اپنی ٹیم کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں. جناب یہ جو اس میں یمن میں اسرائیل نے حملے شروع کر دیے ہیں. حوثی گروپ کے بیان میں کہا گیا کہ احمد الراوی اور ان کے وزراء حکومت کی معمول کی ورکشاپ کے دوران اس حملے کا نشانہ بنے. حوثیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے سے ان کے حوصلے پست نہیں ہوں گے بلکہ وہ اپنی افواج کو مزید مضبوط کریں گے تاکہ جارحیت کا مقابلہ کر سکیں. حوثیوں کے بیان کے مطابق وزیر اعظم احمد الراوی کے علاوہ ان کے ساتھی وزراء اور فوجی افسران بھی اس حملے میں شہید ہوئے. ابتدائی رپورٹس میں 5 سے زائد اعلیٰ عہدیداروں کا ذکر ہے لیکن حتمی تعداد کی تصدیق نہیں ہوئی. حملے میں عام شہریوں کو بھی نقصان پہنچا ہے جسے حوثیوں نے امن کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس میں جناب جو کی فگرز ہیں, جو جناب آرگنائزیشن ہیں, جس طرح انصار اللہ ہے یمن میں اور وہ ہے غزہ میں جناب جو آپریٹ کر رہی ہے القسام بریگیڈ, اس کے جو کی فگرز ہیں, جو جس طریقے سے ایران کے اندر باقاعدہ طور پہ چن کا نشانہ بنایا گیا تھا, ان کے جو پاسدارانہ انقلاب کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, ہمارے طوطے کی بھی آپ کو آواز آ رہی ہوگی, ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو جس طرح اسیسینیٹ کیا گیا, ان کو شہید کیا گیا ہے. اسی وجہ سے اب یہ اس کے بعد یہ لیٹسٹ جو بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب جناب ہم رخ کرتے ہیں سیلاب کا ہم لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. صاحب زیر انڈیا اور پاکستان کی ڈیولپمنٹس ہیں, اس میں دریائے راوی
जिसका मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि उसका जो पानी है जो सैलाब का बायस बना है वो इंडिया ने उसको रिलीज़ कर दिया है। हमने 2-3 दिन पहले से हम बार बार ये सबूत के साथ हम आपके सामने व्लॉग कर रहे हैं कि इंडिया में भी बहुत बड़ी तबाही मची है और इंडिया मजबूर होकर इंडिया ने वो पानी छोड़ा है, बल्कि उसने मजबूर होकर नहीं छोड़ा, उसके जो हेड वर्क्स हैं, खासकर मधुपुर जो हेड वर्क्स है वो सैलाब की नज़र हो गया है और बाकायदा तौर पर वो सैलाब का जो दबाव है, सैलाब का प्रेशर है वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके जो गेट्स हैं वो सैलाब में बहते हुए बाकायदा तौर पे नज़र आते हैं। वो वीडियो भी और वो जो इमेजेस हैं वो उस पर बड़े वायरल हैं। अब जनाब दरियाए रावी के जो तबाहकारियाँ हैं इधर पाकिस्तान के एंड पे ख़ासकर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, अब एक पिक्चर बड़ी वायरल हो रही है। वो पिक्चर हम आपके सामने रखेंगे। उसमें जनाब पार्क व्यू सोसाइटी की एक 2001 की पिक्चर दिखाई गई है। पार्क व्यू सोसाइटी जहाँ पर बनाई गई है उसी जगह का दरियाए रावी है, उस रावी रिवर की 2001 की जनाब एक मैपिंग दिखाई गई है और उसके बाद जनाब 2024 की वहाँ मैपिंग दिखाई गई है। वो देखा जा सकता है कि 2001 में किस तरीके से वहाँ सब्ज़ा था, वहाँ पानी का एक नेचुरल फ्लो था और पानी की वो जो गुज़रगाह थी वो बाकायदा तौर पर वाज़ेह है उस पिक्चर को ही हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब 2024 में जनाब उस सारी पिक्चर को सर्कुलेट करके उन्होंने वहाँ पर पार्क व्यू सोसाइटी लिख दिया है। अब एक और पिक्चर जनाब वायरल हो रही है जिसमें जनाब रिवर रावी की जो ब्रिज है, रिवर रावी के ब्रिज के मिड तक 1 किलोमीटर आगे मिड तक सारी की सारी पार्क व्यू सोसाइटी वहाँ तक आ चुकी है। अब अंदाज़ा लगाए फॉर इंस्टेंस या ये उसका रिवर रावी का ब्रिज है उसका और ये मिड है, ये सोसाइटी है यहाँ पर ये आ चुकी है, यहाँ तक जनाब वो उस पार्क व्यू सोसाइटी की जो डेवलपमेंट्स है वहाँ तक पहुँच चुकी हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। वो बाद में यही है कि वो खबर भी बड़ी वायरल है कि दरिया अब खुद आ चुका है जनाब अपना कब्ज़ा छुड़ाने। अच्छा, एक और जनाब हम आपके सामने इसी तरह की बड़ी अफसोसनाक खबर आपके सामने रखने लगे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट बुनेर से खबर आई है। डिस्ट्रिक्ट बुनेर में भी कल दोबारा बारिश हुई है, वहाँ दोबारा सैलाबी कैफियत पैदा हो गई है और उससे पहले जो वहाँ सैलाब आया है, तबाह कुन सैलाब आया है, उसकी वो जो खबर है उसकी जो हकायक हैं वो सामने आ रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए JUI बुनेर के मुफ्ती फजल ने कहा है कि कई नमाज जनाजा पढ़ाए, बच्चे दरख्तों से लटकते और लोग मलबे तले देखे हैं। बच्चे जनाब दरख्तों से लटक रहे थे और मलबे तले लोग उनको दिखाई दिए गए हैं। बड़े छोटे कारोबार और सिख बरादरी भी मुतासिर हुई है। इलाके को आफत ज़दा करार दे दिया जाए। मुफ्ती फ़ज़ल ने कहा है कि अच्छा, ये मुफ्ती फ़ज़ल हम आपको पहले बताना चाहते हैं कि ये मुफ्ती फ़ज़ल वही हैं जिन्होंने जनाब एक जगह से जनाब एक जगह पे उन्होंने 45 नमाज जनाजा पढ़ाए, एक और जगह पे आगे उन्होंने 17 नमाज जनाजा उन्होंने पढ़ाए थे और ये बहुत बड़ी खबर थी, बड़ी हौलनाक मनाजर थे ये। ये 2 हफ्ते पहले की ये खबर है। हमारा तोता भी हमें डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी आवाज़ें आ रही हैं, आप भी इंजॉय करें। मुफ्ती फ़ज़ल ने कहा है कि कई लोगों को मलबे से निकाला, उनके छोटे से अरसे में बहुत खौफनाक मनाज़र देख चुके हैं और अब भी कई अफराद लापता हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान भर से जिन लोगों ने एहतियात दिए हैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। मुफ्ती तकी उस्मानी और कारी हनीफ जलंधरी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आसपास के करीबी अज़ला को हिदायत जारी की कि इमदाद के लिए पहुँचें और पहले दिन तकरीबन 4000 रज़ाकार आ गए और हमने उनकी मदद से मिलकर सफाई शुरू की है। और जनाब ये जो खबर थी ये हमने तकरीबन जब ये सैलाब आया था ये खबर हमने आपके सामने ये एज इट इज़ हमने आपके सामने शेयर की थी, लेकिन ये जो दरख्तों पर लाशें और बच्चे लटक रहे थे और ये जो खबरें हैं ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, हमने आपके सामने रखी हैं। अब जनाब डिस्ट्रिक्ट सलाबी में भी इसी तरह सैलाब की दोबारा कैफियत पैदा होने जा रही है। डिस्ट्रिक्ट सवाबी में एक घर से 13 लाशें उठाई गई हैं। ये बड़ा एक हौलनाक मंजर था। अब सवाबी के इन घरों में एक घर ऐसा भी है जहाँ से 13 जनाजे उठाए गए और मज़ीद भी अभी तक लापता हैं और उस घर के बुज़ुर्ग सरबराह का सब्र तहम्मुल और अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा काबिल दीद है। उनका कहना है कि मेरे बेटे, बहू और बच्चों समेत 13 अफराद सैलाब में डूबकर जान से चले गए, लेकिन मेरे अल्लाह को यही मंजूर था। मैं इलाके के हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने उस वक्त मेरी मदद की है। दूसरी जानिब इलाका मकीनों का कहना है कि ज़िंदगी मामूल पर आने में अभी वक्त लगेगा। मकामी इंतज़ामिया भी इमदादी कामों में मसरूफ़ अमल है, लेकिन मुस्तकिल बहाली के बगैर हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। ये जनाब सैलाब की डेवलपमेंट थी जो हमने आपके सामने रखी हैं। अब एंड पे जनाब हम आपके सामने डकी भाई के मुतालिक एक और खबर सामने आ रही है। डकी भाई का जो केस है, सादुर रहमान जिनका नाम है,
डकी भाई तो उनका सोशल मीडिया, उनका सूडो नेम है ना, उनका सोशल मीडिया उनका नेम है। उनके केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। वो यही कहा जा रहा है कि जनाब हर एक पेशी पे उनका जनाब वकील तब्दील हो जाता है और उनको दोबारा उनका जनाब केस नए सिरे से सामने उठ जाता है और उनका जनाब जिस्मानी रिमांड मिल जाता है, कभी जुडिशल हो जाता है। और वो बाकायदा तौर पर लॉयर एक तंजीम है, उन्होंने भी एक स्टेटस जारी किया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा है कि डक्की भाई का केस वो खुद अपने हाथों से इसको कम्प्लिकेट बनाते जा रहे हैं और वो खुद फंसते जा रहे हैं। लेकिन उन पे जो इल्ज़ामात हैं वो भी हक़ाइक़ पर मबनी है, इसमें कोई शक नहीं है। वगरना कोई भी अदालत इतना ज़्यादा इस केस को ना लटकाती, एटलीस्ट उन्हें ज़मानत दे देती। तफसीलात के मुताबिक मरूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई ने लाहौर की अदालत मजिस्ट्रेट की जानिब से जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ के फैसले को सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अब तौसीक़ का जो फैसला है उसको बाकायदा तौर पे अब चैलेंज किया गया है, लेकिन उसकी वजूहात जो हमने आपके सामने रखी हैं, वो बार बार केस को वो जनाब मोड़ दिया जाना, वकील को तब्दील कर देना और बहुत सारे और भी उसमें वजूहात हैं। दरख्वास्त हफ्ते को उनके वकील चौधरी उस्मान अली के ज़रिए दायर की गई, जिसे अदालत ने इस्तेमाल के लिए मंजूर करते हुए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA को नोटिस जारी कर दिया है और पीर तक जवाब भी तलब कर लिया है। अब देखते हैं कि इसके अंदर मज़ीद क्या डेवलपमेंट सामने आती हैं, ये हम आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए तो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उसमें काफ़ी सारे साबित भी हो चुके हैं और उसमें बाकी जो उनके दूसरे जो उनके जो वो है जनाब सिस्टोलॉजी है, जिस तरह उनका कोलैब उनके साथ को किया हुआ है किसी रेस्टोरेंट में या इस तरह के और मामलात में, और उसके अलावा जो बाकी जो करैक्टर्स हैं, रजब भट्ट है या बाकी जो वो हैं वकार ज़का की भी बातें शुरू हो गई हैं, उनके ऊपर भी घेरातंग किया जा रहा है। ये डेवलपमेंट भी जो हमारे सामने आएंगी वो हम आपके सामने रखेंगे। अभी तक यही कहा जा रहा है कि जनाब उनको भी जनाब पकड़ने के लिए उनके घरों पर या उनके दफातर पर छापे मारना शुरू कर दिए गए हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और भी व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।